हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और मिडिवल हिस्ट्री की अपनी सीरीज में चोल एम्पायर का सेकंड पार्ट आज हमें पढ़ना है, जिसमें आज हम चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं, यानी कि अगर चोल एम्पायर का पहला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री समझाई थी, राइट, या उससे पहले मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं, अगर उनको आपने थॉरली नहीं स्टडी किया है, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। अगर आप पिछले सेशंस नहीं देखते हैं तो आप आज की वीडियो और आगे आने वाले सेशंस के साथ थॉरली कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, और उन वीडियोज़ में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। उसके अलावा आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे मुझे कमेंट के माध्यम से कि आपको सेशन अच्छे लगे, बुरे लगे, या जैसा भी आप फील करते हैं। ठीक है, पिछले सेशंस को एक्सेस करने के लिए आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे, आपको वहां पर मेरे नाम से इतिहास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, सो स्टडी आईक्यू के सेशंस वहां से आप एक्सेस कर सकेंगे मेरे। और पिछले सेशंस आप देखना शुरू कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने रिसेंटली कवर करी, उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक हमने पढ़े। पिछले सेशंस थॉरली फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़िए, फैक्ट्स को इकट्ठा करते जाइए और रिवीजन के साइकिल में डल रही है। ठीक है, सो यू गाइज नो द ड्रिल। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं हमारे पढ़ने और पढ़ाने की फिलॉसफीज और अप्रोच को, राइट। सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें इंपीरियल चोला सेकेंड पार्ट समझना है। सो सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सो चोला डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत में 9th सेंचुरी सीई में पल्लव और पांड्याज को रिप्लेस करके तमिलनाडु वाले एरिया में चोल जो है वो उन्होंने अपना आधिपत्य जो है वो एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, दक्षिण भारत में ये अगर इंडियन पेनिनसुला है तो सदर्न मोस्ट अगर आप ईस्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर कौन है, पांड्या, उसके ऊपर पल्लव, इधर चेर, इस साइड राष्ट्रकूट, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूटों के बाद कौन थे, चालुक्याज, है ना, और फिर इस साइड ईस्टर्न चालुक्याज। अब यहाँ पर पल्लव्स और पांड्यों के बीच में से चोल जो है वो कावेरी नदी के किनारे जो है वो उरायूर शहर से धीरे धीरे डेवलप हुए और उन्होंने तंजावुर अपनी जो है वो पहली कैपिटल बनाई, और फिर वहाँ से पल्लवों को कैप्चर किया, पांड्यों को किया, चेरों को किया। ठीक है, राष्ट्रकूटों के बाद जो चालुक्य आए उनसे काफ़ी एरिया जो है वो उनका छीन लिया। वेंगी के चालुक्यों से वेंगी जो है वो कैप्चर किया, नीचे श्रीलंका को कैप्चर किया, ठीक है, मालदीव्स को कैप्चर किया, अपना इन्फ्लुएंस कलिंग, इनफैक्ट गंगा उड़ीसा वाले रीजन तक जो है वो पहुंचाया। साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एस्टेब्लिश किया जब उन्होंने श्री विजयालया जो डायनेस्टी है उसको वहाँ पर हराकर उसको अपने सब्जुगेशन में लेकर आए और एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर इंस्टॉल करी। ठीक है, सो चोल शासकों में विजय लाया, उसके बाद आदित्य, प्रतंका वन, प्रतंका टू, राजा वन, राजेंद्र वन, फिर उसके बाद आगे के जो है वो कमज़ोर शासक कोलुतोंगा तक हमने जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरह पिछले टॉपिक में चोल डायनेस्टी की जो है वो पूरी एस्टेब्लिश करी है। आज हमें चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। ठीक है, सो आई होप अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आज के सेशन के साथ आप थॉरली कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए चोल एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करते हैं, है ना। सो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो ये इस मैप में देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये है वेस्टर्न चालुक्याज, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह तुंगभद्रा चालुक्य और चोलों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा। ठीक है, ना ही चालुक्य एक डिसिसिव विक्ट्री ला पाए, ना ही चोल। इनफैक्ट चोल शासकों ने चालुक्यों की तब की राजधानी कल्याणी को लूट मार भी करी थी, और वहां पर बच्चों को, ब्राह्मणों को, सबको जो है वो मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाया था कल्याणी को। बट स्टिल जो है वो कल्याणी को पॉलिटिकल कंट्रोल में जो है वो चोल नहीं ला सके। ठीक है, उसके अलावा चोल शासकों को चालुक्य शासकों ने हराया भी। आप मुझे तुरंत जो है वो कमेंट में बताएंगे कि किस चोल शासक ने किस चालुक्य शासक को हराया, या किस चालुक्य शासक ने किस चोल शासक को हराया। इन दोनों इक्वेशंस को आप जो है वो फिल करके मुझे देंगे कमेंट में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर ना ज्योग्राफिकली देखिए डिस्प्यूट है क्या। मैंने बोला ना, जो रिवर्स हैं, दक्षिण भारत की जो रिवर्स हैं वो इरिगेशन में मदद कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनका, वो है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बना रही हैं, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी बना रही हैं। ठीक है, सो देखिए तुंगभद्रा
और फिर तुंगभद्रा के साथ जो है वो कृष्णा जुड़ जाती है। तो अगर तुंगभद्रा कृष्णा का बॉर्डर रहेगा तो केवल यहाँ तक रहना चाहिए, है ना। अगर तुंगभद्रा कृष्णा से अगर बॉर्डर बनेगा तो यहाँ तक बॉर्डर बनना चाहिए। वेंगी गोदावरी के साथ वेंगी क्यों बॉर्डर बना, तो वेंगी को कैप्चर करने के लिए जो है वो कृष्णा को पार करके गोदावरी तक का बॉर्डर जो है वो बनाया है उन्होंने। तो आप खुद देख लीजिए, जो एरिया नदी की वजह से बटा है वहां पर डिस्प्यूट जो है वो रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नदी क्रॉस करनी पड़ेगी चालुक्य सैनिकों को, और जिससे सामने मतलब एक नदी एक डिफेंस की तरह यूज किया जा सकता है ना। लेकिन वेंगी की तरफ तो कोई डिफेंस नहीं है, एक बार कृष्णा क्रॉस कर ली तो वेंगी पर आक्रमण होगा ही होगा, क्योंकि देखिए इस साइड से वेंगी ओपन है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये डिस्प्यूट में रहता होगा, ये इसे कहते हैं द्वाब का रीजन, है ना। दो नदियों के बीच का जो रीजन है वो हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। वेंगी जो है वो द्वाब में है, गोदावरी और कृष्णा का द्वाब है, बीच का एरिया है। एंड नॉट जस्ट द्वाब, यहाँ पर जो है वो कोस्ट लाइन भी है। सिमिलरली तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच के द्वाब, ठीक है, ये जो बीच के द्वाब, ये जो द्वाब वाले एरिया है ये हाईली फर्टाइल होते हैं पहली बात तो, ठीक है, और बहुत रिसोर्सेज होते हैं इन एरियाज में, तो इस द्वाब के लिए जो है वो कंटेस्ट हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो चालुक्य और चोलों के बीच में इन्हीं द्वाब्स के लिए इन रिवर बाउंड्रीज के पीछे जो है वो डिस्प्यूट हमेशा रहता होगा। चोल ये सोचते होंगे कि कावेरी कृष्णा और गोदावरी ये पूरी नदी, ये पूरा जो मतलब द्वाब वाला जितना भी रीजन है, जितना भी उपजाऊ रीजन है, सबको हम कंट्रोल करें। सेम कोशिश जो है वो चालुक्यों की रहती होगी कि अपना कंट्रोल बनाए रखें। तो वेंगी एक ऐसा शहर बचता है जहां पर चालुक्य का कंट्रोल जो है वो छूट गया और चोलों ने जो है वो वेंगी को कंट्रोल किया। तो कुछ चोल शासक वेंगी को कंट्रोल कर सके, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर कुछ चोल शासकों से वेंगी का कंट्रोल छूट भी गया। ठीक है, सो वेंगी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उसके अलावा देखिए दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट शहर, पल्लवों से उन्होंने कांचीपुरम लिया, मदुराई, पांड्यों से मदुराई ले लिया, तंजावुर तो शुरू हुई थी यहीं से उनकी जर्नी चोलों की। ठीक है, नागापट्टिनम में श्री विजयालया के बुद्धिस्ट शासकों ने मोनेस्ट्री बनाई थी, जिस मोनेस्ट्री को प्रोटेक्ट जो है वो चोल शासकों ने किया था, और उस मोनेस्ट्री के फलने फूलने के लिए एक गांव भी दे रखा था उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कैपिटल है आपकी गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो मैंने आपको बताया ना गंगा वाले रीजन को जो जीत के लाया है, सो दैट्स गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा चोल और उसका पुर है, उसका शहर है। सो गंगाई कोंडा चोलापुरम। तुरंत आप मुझे उस चोल शासक का नाम बताएंगे जिसने ये टाइटल जो है वो धारित किया, गंगाई कोंडा चोलापुरम, कौन सा चोल है। ठीक है, सो चोलों की दो कैपिटल है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बना दिया हुआ है, यहाँ पर मैप में गलत दिखा रहा है, क्योंकि गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है वो कावेरी नदी के किनारे पे है, क्योंकि ये ध्वस्त हो गया है इसका। पल्लवों ने, पांड्यों ने इतना लूटा गंगाई कोंडा चोलापुरम को कि आज केवल गांव बचा ही है, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया इसका। लेकिन तंजावुर अभी भी काफी मजबूत शहर है, मदुराई अभी काफी मजबूत शहर है। और यहाँ पर देखिए अनुराधापुर, ठीक है, अनुराधापुर जो है वो सेलोन श्रीलंका की, या श्रीलंका की जो है वो कैपिटल रही। यहाँ पर चेरों का ऐसा कुछ मुख्य शहर नहीं रहा, क्योंकि चेर जो है वो थोड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा थे। ठीक है, उसके अलावा कल्याणी तो है ही आपका वेस्टर्न चालुक्यास का, राइट। सो ये है आपका, ये जो शेडेड रीजन नज़र आ रहा है ना आपको, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ चोल एम्पायर, ये उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। उसके अलावा कलिंग, पल, और मतलब आप ये मान के चलिए कि उड़ीसा तक के रीजन में उनका कुछ समय तक इनडायरेक्ट कंट्रोल भी था। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में कुछ समय तक उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। लगभग 50 वर्षों तक डायरेक्ट कंट्रोल उनका श्रीलंका पे भी रहा, फिर श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। ठीक है, सो आई होप पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको याद होगी, पिछले ही टॉपिक मैंने करवाई है। ठीक है, अब आप बात करते हैं चोलों के एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, द चोलाज हैड हेरिडिटरी मोनार्की एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट किस तरह की है, मोनार्कियल है। मोनार्की किस तरह की, हेरिडिटरी, यानी राजा के बाद राजा का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र जो है वो शासक बनेगा, है ना। द एम्परर और किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा मतलब सेंट्रल अथॉरिटी है, और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन है, ऑब्वियसली किंग है। किंग और उसकी काउंसिल, एक्चुअली किंग अकेला जो है वो फैसला लेता है, एक समझदार किंग हमेशा सलाह मशवरा लेकर ही फैसला करता है। सो ही ऑल्सो हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड असिस्ट हिम। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम एंड ईच मंडलम इंटू वलनाडूज एंड नाडूज। सो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हम जानते ही हैं, मोनार्की है तो राजा होगा, इसकी काउंसिल भी होगी, ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है।
यहां पर आते हैं। पूरा का पूरा चोल एम्पायर जो है वो किस में बटा है? नाडुओं में और वलनाडुओं में, ठीक है। सो देखिए, यानी कि सेंटर है, यानी पूरा का पूरा चोल एम्पायर। चोल एम्पायर में क्या है, मान लीजिए ये 4 वलनाडु हैं। इन 4 वलनाडुओं में फिर फर्दर नाडूज होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो वलनाडु जो है वो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और उसके अंडर है नाडु। तो ये कई जगहों पर मैंने सवाल भी देखे हैं और कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होती है कि वलनाडु बड़ी यूनिट है या नाडु बड़ी यूनिट है, क्योंकि सतीश चंद्रा जो किताब है ना, वहां पर ये स्टेटमेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, लेकिन मतलब उसका ये बनता है कि वलनाडुज के अंदर नाडुज हैं। सो अगर इफ दिस इज अ वलनाडु, अगर ये एक वलनाडु है तो इसके अंदर 4 नाडु हैं। नाडु का मतलब होता है एक, आप मान सकते हैं कि जहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है ना, राज्य है ना तमिलनाडु। तमिलनाडु का मतलब जहां पर तमिल रहते हैं, निवास स्थान, ठीक है। जैसे कई देशों के नाम के पीछे स्थान लगा हुआ है ना, तो वो जहां पर वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, वो तमिलनाडु है, वो तमिलों का नाडु है, वहां पर वो रहते हैं। सो इस तरह जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बटा हुआ है। सो दो मुख्य तरीके से बटा है। सबसे ऊपर क्या है, मंडलम, मंडल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया ना, ये है, ये पूरा चोल एम्पायर है और ये चोल एम्पायर के मंडल हैं। देखिए ये है आपका मर्या पाड़ी। मंडल्स के लिए पाड़ी या वाड़ी वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। मंडल्स के लिए यूज होता है। कई जगहों पर आपने वाड़ी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे गंगा पाड़ी को गंगा वाड़ी भी लिखा होता है, कोंगू पाड़ी, ठीक है। तो ये मंडल हैं। राजा राजा पांडी मंडलम, ठीक है। चोला मंडलम, जया गोंडा चोला मंडलम। ये जया गोंडा चोला मंडलम पल्लवों से छीना हुआ एरिया है, ठीक है। चोला मंडलम जहां से एक्चुअली इनका एम्पायर शुरू हुआ, ठीक है। राजा राजा पांडी मंडलम पांड्यों से छीना हुआ जो है वो क्या बोलते हैं, एरिया है। सो सबसे पहले ये मंडल है। इन मंडल्स के अंदर जो है वो क्या है, वलनाडु। मंडल्स जो है वो बटे हुए हैं किन में, वलनाडुज में। और वलनाडुज बटे हैं नाडु में, और नाडुज फर्दर बटे हैं विलेजेस में, ठीक है। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ है किसका, चोलों का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है। सो देखिएगा, द चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम, ईच मंडलम इंटू वलनाडुज एंड नाडुज। इन ईच नाडु देर वर नंबर ऑफ ऑटोनमस विलेजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चोल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है उनके ऑटोनमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चोल एडमिनिस्ट्रेशन इतना कामयाब क्यों था, क्योंकि पहली बात तो चोल के पास देख रहे हैं आप, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, दक्षिण भारत का या पेनिजुलर भारत का जो ट्रेड है उसकी इंपॉर्टेंस ये टिप नहीं है, समझ रहे हैं। ये टिप तो अपने शौक के लिए जो है वो चोलों ने कंट्रोल में ले ली। अदरवाइज पेनिजुलर भारत का जो मतलब ये जो टिप वाला रीजन है, यहां से नहीं है ट्रेड है ये मालाबार और कोरोमंडल जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट लाइन है ना, यहां से ट्रेड है अरेबियंस के साथ, अफ्रीकन्स के साथ, ठीक है, बंगाल के साथ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य सभी, जावा, फिलीपींस, मलाया, इन सारी कंट्रीज के साथ। ये जो कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट है ना, यहां से है सारा ट्रेड, ना कि सदर्न टिप से। अब मतलब सदर्न टिप से भी हो रहा है ट्रेड, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट लाइन की है। तो चोलों के पास कोरोमंडल और मालाबार दोनों कोस्ट लाइन पर स्ट्रांग होल्ड थी, सेम एज चालुक्यों के पास भी थी। चालुक्यों के पास केवल कोंकण जो कोस्ट है, यानी कि जो अपर मालाबार है, केवल वो कोस्ट लाइन थी। लेकिन जो हाईली प्रोडक्टिव और जो पुराना बसा हुआ मालाबार कोस्ट है, जिसके साथ मतलब ऐसे पोर्ट्स जिनके साथ अरेबियंस और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत समय से ट्रेड करते आ रही हैं, वो चोलों के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो चोलों के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो चोलों की इकॉनमी जो है वो सुदृढ़ थी। वो इकॉनमी उनकी लगातार बराबर चलती रही, इसके लिए उनके पास एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, मंत्रियां और पूरी एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी। लेकिन वहीं उनके गांव जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे। ये है चोल एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात, कि जो चोल सेंट्रल अथॉरिटी है वो गांव तक नहीं फैली थी। जो विलेज लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटोनमस थी, वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन बिल्कुल उनको टैक्स देना पड़ता था। वो 1/3 अपनी कुल प्रोडक्शन का, कुल रेवेन्यू का 1/3 जो है वो ऊपर, मतलब अपने से ऊपर की अथॉरिटी यानी विलेज जो है वो नाडु को देंगे, नाडु वलनाडु को, वलनाडु जो है वो मंडल को, और मंडल जो है वो फिर तंजावुर या गंगाई
कोंडा चोलापुरम, जहाँ पर भी राजा उस समय बैठा है, वहाँ तक जो है वो इवेंचुअली टैक्स पहुँचेगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर। लेकिन विलेजेस केवल टैक्स देंगे, उसके अलावा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनमस है। विलेजेस की अपनी खुद की कमिटीज हैं, ठीक है, जिक्र करेंगे उनका, आगे बताऊंगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये चोल का ऑटोनमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आज समझेंगे क्या है। ये चोल एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है, हमें पता चल गया। सो 2 पॉइंट, सबसे पहला मंडल, वलनाडु, नाडु, और फिर उसके बाद विलेजेस जो हैं वो ऑटोनमस है। और ये मंडल, वलनाडु, नाडु आप समझ जाओगे। मंडल क्या है? मंडल बेसिकली चोल एम्पायर के प्रोविंसेस हैं। तो मंडलों में डेफिनेटली राजकुमारों को बिठाया जाता होगा, ठीक है, या बड़े रिश्तेदारों को, जो प्रोमिनेंस रखने वाले जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको बिठाया जाता होगा मंडलों में। और फिर वहां पर मंडल के नीचे वलनाडु, नाडु में जो अधिकारी हैं वो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड होते होंगे। मोस्टली वो रिश्तेदारी में या जो पुराने बसे बसाए नोबल्स थे, ठीक है, जो पुरानी बड़ी ट्रेडिंग फैमिलीज थी उनमें से, यानी कि स्वामित्व जिनके पास था, ऐसे लोग जिनके पास जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज थी, वही नोबिलिटी थी ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ मंडलम्स। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, मंडल जो है वो किसके हाथ में था? रॉयल प्रिंसेस के, या सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड कोई और हाई रैंकिंग ऑफिशियल। अगर कोई प्रिंस लायक नहीं है, या कोई मंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर कोई मतलब सामर्थ्य कोई प्रिंस बिठाने लायक नहीं है, तो वहां पर किसी हाई रैंक ऑफिशियल को बिठाया जाता होगा। फैसला किसका था? राजा और उसकी काउंसिल का, ठीक है। आगे देखिए, तो ये मैप मैंने आपको बताया, ये मैप हमने मंडल देखे। मंडल देखिए, ये है आपका चालुक्यों का, रत्तापाड़ी चालुक्यों का है। उसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 8 और ये 9। एट द हाइट देयर वर 9 मंडल्स। 9 जो है वो प्रोमिनेंट मंडल्स थे किसमें? चोल एम्पायर में, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, कोलत्तू, नाटू, ये सब ट्राइबल्स हैं। ये सारी आप मान सकते हैं कि ये चीफ्टन्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं चेरों में। चेरों में खास बड़ा शहर नहीं था, ठीक है, लेकिन ये सब पोर्ट सिटीज़ हैं, क्योंकि चेरो ही कमाई कहाँ से? इन पोर्ट्स है ना। ये पोर्ट सिटीज़ हैं, ये सारी की सारी जो है वो ट्रेड कर रही है किसके साथ? अरेबियंस के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, अफ्रीका के साथ। यहीं से इनकी कमाई है। खुद भी बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मसाले लगते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, द वलनाडु वॉज अंडर। अब यहां पर बात करते हैं हम, मैंने बोला ना जो मंडल है वहां पर कोई रॉयल प्रिंस, ठीक है। मंडल के नीचे जो है वो कौन है? वलनाडु। वलनाडु में कौन बैठेगा? वहां पर कोई अफसर बिठाया जाएगा, उस अफसर का नाम है पेरियंतर, ठीक है। और ये देखिएगा, पेरिया, पेरिया शब्द का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, ह्यूज, मैग्नेनिमस, ठीक है। और नतर जो है वो एक, आप मान सकते हैं कि साउथ इंडिया की एक मतलब ब्राह्मणिक एक मतलब, या इस तरह की लीनियज से, जो ब्राह्मण लीनियज से लोग आ रहे हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब पेरियंतर यानी कि एक बड़ा ज्ञानी, क्योंकि नतर वर्ड का जो है वो कई तरीके से यूज किया गया है, ज्ञानी, ब्राह्मण, मतलब पेरियंतर मतलब समझ गए ना आप शाब्दिक अर्थ क्या बना? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी होगा, ठीक है। सो वलनाडु के ऊपर कोई वाइस व्यक्ति ही जो है वो शासन करेगा, उसका नाम होता है पेरियंतर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नाडु के सो वलनाडु पर समझ गया ना आप, पेरियार केरला में नदी भी है, ठीक है। पेरिया शब्द का मतलब होता है बड़ा, और पेरियार का मतलब बड़ी नदी, ठीक है। तो यहां पर पेरिया नतर का मतलब क्या है? और नतर का मतलब आप मान के चलिए बुद्धिमान। तो वलनाडु नाडु से बड़ा है, तो वलनाडु में पेरिया नतर बैठेगा, क्योंकि पेरिया नतर बड़ा बुद्धिमान, और नाडु में नतर बैठेगा। नतर जो है वो रिलेटिवली कम बुद्धिमान है, रैंक्स है ना बेसिकली, ठीक है। द टाउन वॉज नोन एज नगरम ऑब्वियसली, एंड इट वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल कॉल्ड नगरतर, ठीक है। सो टाउन जो है वो किसके अंडर है? नगर अतर के। ये नगर अतर, यही वर्ड है यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, क्योंकि कई अलग अलग तरीके से लिखा है। जो तमिल शब्द थे ना, उसको अंग्रेजों ने बहुत जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया। ये एक्चुअली नतर ही है इसके पीछे, लेकिन नगर नतर ना करके नगर अतर जो है वो, समझ रहे आप, नगर अतर में कन्वर्ट हो गया ये,
ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बहुत, या अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने, या जो मॉडर्न डे इंडियन इतिहासकार जिन्होंने अंग्रेज़ी लिनिएज फॉलो करी, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो शब्द थोड़े से बदल दिए हैं अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो ये बेसिकली नगर नतरी है, तो नगर का कोई वाइज व्यक्ति होगा, समझ गए। सो वलनाडु में पेरियन नतर है, नाडु में नतर है, और नगरम में नगर नतर। ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। आज का सेशन हमारा फैक्चुअल है, फैक्ट निकल के आएंगे बहुत सारे, जो कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, है ना। There were an elaborate administrative machinery comprising of higher officials called Perundanam and lower officials called Sirudanam. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये आपको समझ आया, वलनाडु, फिर उसके बाद नाडु, और फिर उसके बाद नगर में ऑफिशियल्स कौन कौन है। लेकिन उसके अलावा अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दो, एक हायर ऑफिशियल्स है आपका पेरुंदनम, और दूसरा उससे उससे लोअर रैंक का है सिरुंदनम। ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत बोरिंग चीजें हैं और सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मान के चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस तरह पूछा जा सकता है कि पेरुंदनम क्या है, तो आप बोलेंगे एक हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इन चोला डायनेस्टी, ठीक है, पेरुंदनम। या तमिल या तेलुगु भाषा बोलने वाले जितने भी एम्पायर हैं, यानी कि पल्लव, पांड्या, चालुक्य, राष्ट्रकूट, हर जगह जो है वो इस शब्द या इस शब्द का और कोई सिनोनिम जो है वो यूज किया जाता है हायर रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के लिए, ठीक है। और सिरुंदनम जो है वो आपका क्या आएगा, लोअर रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। आप मान सकते हैं ये तहसीलदार है और ये जो है वो ऊपर कलेक्टर बाबू है ना। देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, परवु वर्थिनाई कलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा बोल्ड अक्षर्स में। परवु वर्थिनाई कलम एक क्या है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम है। डायरेक्ट सवाल बनता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में से, क्योंकि कमीशन इज फॉन्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और कला संस्कृति के भी सवाल मैं बताऊंगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज़्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की टर्मिनोलॉजी और डिपार्टमेंट्स के नाम जो है वो आराम से पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका लैंड रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से निकल रहा है सारा, या ज़्यादातर रेवेन्यू कहाँ से निकल रहा है, राज्य का। या इस तरह पूछा जाए कि चोल एम्पायर की कमाई कहाँ से हो रही है, तो चोल एम्पायर की कमाई सबसे पहले तो ट्रेड से हो रही है। इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, वो ट्रेड भी तो कर रहा है ना, ट्रेड, ठीक है। दूसरी कमाई है उनकी लैंड रेवेन्यू से, इतना बड़ा एम्पायर है, वहां से जितना भी लैंड है वहां से रेवेन्यू भी तो निकल रहा है। और तीसरी है लूट, इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो दूसरों को लूटा है ना, तो वहां के मंदिरों को, जैसे मान लीजिए अगर मदुराई को लूटा, तो मदुराई के जो मंदिर हैं, तो भले ही वो हिंदू ही हैं, ठीक है, भले ही वैश्वनाइट्स, भले ही चोल जो है वो शैवाइट हैं, और अगर पांडे मान लीजिए वैश्वनाइट हैं और कोई विष्णु का मंदिर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ेंगे वो, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद टीचिंग हिस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। बहुत जगहों पर ना ये प्रोपेगेंडा चलता है कि केवल बाहरी शासकों ने मंदिरों को लूटा, भारतीय आंतरिक भारतीय शासकों ने भी एक दूसरे के मंदिरों को लूटा है, ठीक है, एंड इट इज अ फैक्ट, ठीक है, ये सच्चाई है ये। सो पॉइंट मेरा ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर लूटना एक लेजिट चीज होगी, वो एक गलत काम है, ठीक है। ऑब्वियसली उसको कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा ना, मंदिर सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है। मंदिर को लूटने का मतलब ये होता है कि देखिए, जब मुसलमान आए ना, तो उन्होंने मंदिरों को लूट के मस्जिदें बना दी, लेकिन जब चोल पांड्यों पर अटैक कर रहे हैं ना, तो पांड्यों के मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटकर अपने मंदिर वहां बना रहे हैं। तो बेसिकली मंदिर और मस्जिद है क्या, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, जहां से सोसाइटी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को कंट्रोल किया जाता है। सेम वाज फॉर चोलाज एंड सेम वाज फॉर पर्शियन एम्पायर्स, ठीक है। वो भी यही कर रहे थे अपने एरिया में, और चोल भी दक्षिण भारत में, चोल, पांड्या, चेर, चालुक्य, ये भी सब यही काम कर रहे थे। ये सब के अंदर ये बेसिक सेंस थी कि दूसरे के मंदिर को तोड़ो, वहां पर अपना मंदिर एस्टेब्लिश करो, और उस मंदिर को प्रोटेक्ट करके रखो, और वो जुगों जुगों तक जो है वो तुम्हें इकोनॉमिक कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बैंक्स थे, नॉट बड़े बैंक्स, लेकिन जो बड़े टेम्पल्स थे, वो बड़े बैंक्स की तरह काम करना शुरू कर देते थे, ठीक है। वो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स को
लोन देना, युद्ध में जो है वो पैसे लगाना, सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत स्ट्रेटेजिक काम करते थे मंदिर। ठीक है, सो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा मंदिरों की सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लेकिन एक ये हिस्ट्री को समझने की ना बहुत गलत हमारे दिमाग में वो समझ रहे हैं आप, ये लड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट डाल दिया है ना कि हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहे आपस में, या अंग्रेज डाल के गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी ने लूटा है, दूध का धुला कोई नहीं है, ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम। ठीक है, और अगर आपको ये बात ऑफेंसिव लग रही है तो फैक्ट चेक कीजिए। मैं ऐसा नहीं है मेरे अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मैं फैक्ट चेक कीजिए। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, स्पेसिफिक किताबें हैं दक्षिण भारत के इतिहास की, उनको पढ़िए, वहां पर आपको अगर आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो इन मंदिरों में जाइए। ठीक है, तंजावुर के मंदिर में जाइए, वहां पर दीवारों में लिखा हुआ है चोल एम्पायर ने क्या क्या, चोल एम्पायर्स के राजा राजेंद्र वन के पूरे इनके एक्सप्लॉइट्स के बारे में लिखा है कि किस तरह इन्होंने पल्लवों के पांड्यों के मंदिरों को तोड़ा और वहां पर अपने मंदिर बनाए। उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, वहां पर खुद अपनी पढ़ाई करी हुई है। उनके लिए वो बहुत जो है वो मतलब गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे का इकोनॉमिक सिस्टम खत्म करके अपना एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने विष्णु का मंदिर तोड़कर शिव का मंदिर बना दिया। समझ रहे हैं? आज प्रेजेंट डे हिंदू धर्म में वैष्णविज्म और शैवनिज्म जो है वो मर्ज हो गए हैं और बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। पुराने समय में 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में वैष्णविज्म और शैविज्म भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता था जब राज्य की बात आ जाती थी। ठीक है यार, राजकीय धर्म की बात आ जाती थी। तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही हों, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो लैंड रेवेन्यू, एज आई सेड कि लैंड रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा था चोला पूरे के पूरे इकोनॉमी का, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो डिपार्टमेंट कौन सा है? परवुवर्थिनाइकलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल लैंड्स, अब इतना बड़ा जो है वो डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट करेगा क्या? वो डिपार्टमेंट जो है वो जितने भी नए लैंड कॉन्कर्ड होंगे उन लैंड्स को जो है वो नापेगा, तोलेगा, उनको जो है वो मतलब गिना जाएगा कि कितनी एकड़ भूमि है, उसमें से कितना जो है वो निकल कर आएगा, यानी लैंड सर्वे होगा। तो ऑल लैंड्स वर केयरफुली सर्वेड एंड क्लासिफाइड फॉर assessment of revenue. Land revenue, which was generally assessed at 1/3 of the produce, was collected in cash or kind. The residential portion of the village, उर्नतम, बहुत इंपॉर्टेंट, उर वर्ड का यूज किया गया है कई जगहों पर। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब जो ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन है ना विलेज का, उसके लिए उर वर्ड यूज किया गया है। उसके अलावा उर्नतम जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है विलेजेस का, जो कि टैक्स फ्री होता था। एंड अदर लैंड्स सच एज लैंड्स बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अदरवाइज जितना भी कमर्शियल एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां से जितना भी प्रोड्यूस निकल रहा है उसका 1/3 तुम्हें शासक को देना ही पड़ेगा। देयर वर टोल्स, कस्टम्स, प्रोफेशनल टैक्सेस एक्सेट्रा बिसाइड्स लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं ये टैक्सेशन सिस्टम होता क्या। देखिए, मान लीजिए ये है एम्पायर, है ना। सो राजा या राजेंद्र ने मान लीजिए किसी चेर एरिया को या चेरा के किसी एरिया को जो है वो कॉन्कर किया, नया नया ताज़ा ताज़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या रह रही हैं? यहां पर रह रही हैं ट्राइब्स, और ये ट्राइब्स ब्राह्मणिक कल्चर के इन्फ्लुएंस में नहीं आई हैं। दैट मीन्स ये अपने ट्राइबल कल्चर से अपना, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इनकी जो भी ट्राइबल कस्टम शुरू से चले आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो चोल शासक क्या करेगा? चोल शासक यहां पर ब्राह्मणों को, मान लीजिए ये नई ट्राइब जीती इसने, ठीक है, मान लीजिए नया ट्राइब जीता ये, और यहां पर उसने ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट कर दिया। ठीक है, उस ब्राह्मण ने क्या किया? अपना पूरा लैंड जो है वो उस लैंड पर ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट किया और एक मंदिर वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, है ना। एक मंदिर वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया। अब ब्राह्मण के पास ये जो बाकी का लैंड है, इस लैंड पर काम करवाने के लिए मजदूर है नहीं ब्राह्मण के पास, तो वो ब्राह्मण क्या करेगा? ये जो ट्राइब है इस ट्राइब के लीडर को बुलाएगा कि तुम आओ मेरे पास। ठीक है, वो ट्राइबल लीडर कहेगा कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम हमारी ट्राइब में कैसे आ गए। ठीक है, ब्राह्मण कहेगा कि मेरे पीछे चोल शासक है, उसकी बहुत बड़ी सेना और नेवी है, घुटने टेक दो। ट्राइब हो सकता है शुरू में लड़ेगी, लेकिन वो हार चुकी है ऑलरेडी, कलेक्टिवली ट्राइब तो हार गई है। ठीक है, तो अब ये ब्राह्मण उस ट्राइब के लीडर के आगे क्या
ऑफर रखेगा कि तुम एक काम करो, तुम ब्राह्मणिक कल्चर, तुम बहुत बार्बरिक हो, मलेच्छ हो, तुम अभी भी यही जंगलों की छाल पहन के नंगे घूम रहे हो, तुम एक काम करो, तुम आओ, तुम्हें मैं हीरे जवाहरात दिखाता हूँ, देखो सोना चांदी ऐसा होता है, सिल्क का कपड़ा, अच्छा कॉटन, अच्छे मसाले, अच्छा खाना, सब दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें मैं सिविल बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हें मैं जो है वो सभ्यता के साथ जोड़ता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें जो है वो, ये हमारा भगवान है, इस भगवान को मानना है, ठीक है, और ये हमारी वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को मानना है, तुम इस ट्राइब के लीडर हो, तो तुम्हें मैं क्षत्रिय का दर्जा दे देता हूँ, ठीक है। और फिर बोलेगा कि मेरी जनता, ट्राइब लीडर कहेगा मेरी जनता क्या है, तुम्हारी जनता सारी शूद्र हुई, ठीक है। फिर वो ट्राइब लीडर बोलेगा शूद्र का क्या मतलब है, तो ब्राह्मण बोलेगा कि शूद्र कुछ नहीं, शूद्र बस इस खेतों में काम करेंगे, ठीक है। ट्राइबल लीडर मान गया, भाई मेरे को सिल्क मिल रहा है पहनने को, मुझे पका हुआ खाना मिल रहा है, मुझे जो है वो दासियां मिल रही हैं, देवदासियां मिल रही हैं, ठीक है, नाच गाना चल रहा है, वो ट्राइबल लीडर खुश, ठीक है। ब्राह्मण आगे अपने सुपीरियर को क्या बोलेगा कि देखो ट्राइबल लीडर आ गया, इसके पास 100-200 एबल बॉडीड मैन है जो सेना में तुम्हारी लड़ने में मदद भी करेंगे, ठीक है, और इतने जो है वो मजदूर भी आ गए, ये खेतों में काम भी करेंगे, ये प्रोड्यूस भी निकाल के देंगे, मुनाफा ही मुनाफा है। इस तरह फैली वर्ण व्यवस्था, ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वो जो ट्राइबल लीडर था उसको दे दिया क्षत्रिय का दर्जा, उसकी जनता को दे दिया शूद्र का दर्जा, और उन शूद्रों से उसने करवाई ब्राह्मणों ने यहां पर मजदूरी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह मतलब ये एक तरीका है वर्ण व्यवस्था के फैलने का, जो कि उस समय बहुत क्षेत्रों में फैला भी, ठीक है। वही है, देखिए यहां पर जो मैंने बोला ना कि ऐसा एरिया, अब वो जो लैंड बटा, जो लैंड ब्राह्मण को दिया गया था, उस लैंड पर टैक्स, ब्राह्मण को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी भूमि शूद्रों को गई, ठीक है, या उन मतलब जरूरी नहीं है कि सारे सभी को ही शूद्र बना दिए, उनमें से जो ट्रेड वगैरह करना जानते थे वो वैश्य वर्ण में आ गए, ठीक है, जो बिल्कुल ही कतई मतलब गरीब थे, जो ऑलरेडी शिकार वगैरह ही कर रहे थे उस ट्राइब में, या मजदूरी कर रहे थे ट्राइब में, उनका शूद्र का ही, उनको शूद्र का जो है वो स्टेटस मिला, उनसे मजदूरी कराई और उनसे लैंड रेवेन्यू भी लिया गया, ठीक है, समझे आप। नेक्स्ट, उसके अलावा अब इतने सारे ट्रेड रूट हैं, तो कमाई जो है वो टोल्स, ट्रेड से कमाई कहां पर होती है, ट्रेड में कमाई जो है वो टोल्स पे होती है, क्यों, देखिएगा। अब इतना बड़ा एम्पायर है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को अपनी तलवार के नीचे रख लिया चोल शासकों ने, ये जो ट्राइब्स हैं इनको जो बोल दिया ऑटोनमस, का मतलब क्या है कि ये खुद से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, और जो बड़े लेवल पर होगा उसको मान लिए यहां पर जो है वो क्या, नतर एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो वो नतर जो है वो क्यों लॉयल्टी रखे अपनी चोल किंग की तरफ, जब तक उस नतर को जो है वो ठीक ठाक पैसा मिलता रहे, ठीक है। तो वो नतर जो है वो प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, तो चोल शासक ने बोला तू प्राइवेट ट्रेड कर, जितना मर्जी कर, लेकिन इतना जो है वो हिस्सा, अगर तू इस रास्ते से ट्रेड कर रहा है तो टोल तेरे को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां की अगर ट्राइब्स प्राइवेट ट्रेड करना चाहती है और इधर से जितना भी सामान है वो चोलों के पास आएगा, तो वो बैठे बैठे टोल खाएंगे, ठीक है। तो टोल खाने का, टोल समझते हैं आप, जो हाईवे पे टोल प्लाजा होता है वो क्यों होता है, क्योंकि आपको वो अलाउ कर रहे हैं उस सड़क पर चलने के लिए, है ना, आपको इजाजत दी जा रही है कि तुम इस मखमली सड़क पर चलो, ये इजाजत तुम्हें तभी दी जाएगी जब तुम टोल दोगे। तो इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, भले ही वो अरेबिया से हो, अफ्रीका से हो, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हो, उत्तर भारत के साथ हो, सभी ट्रेड रूट्स पे जो है वो टोल देना पड़ता था, और टोल की कमाई जो है वो किसको होती थी, सरकार को, ठीक है। उसके अलावा कस्टम्स, मान लीजिए अगर आप मसाले का ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इतना हिस्सा आपको टैक्स देना पड़ेगा, मान लीजिए आप जानवर की खाल से चमड़ा बना रहे हैं तो इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, मान लीजिए आप सिल्क बना रहे हैं तो इतना टैक्स, कस्टम देना पड़ेगा ना, प्रोफेशनल टैक्सेस और कस्टम्स, ठीक है। तो यहां से जो है वो कमाई है किसकी, चोल अंपायर की, ठीक है। आगे देखिए, अब इतना बड़ा एम्पायर था तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए सुरक्षा बल भी चाहिए, तो सुरक्षा बल के स्थान पर एक स्टैंडिंग आर्मी, एक आर्मी जो कि केवल और केवल लड़ने के लिए थी, क्योंकि देखिए राजपूत जो क्लैन थे ना, राजपूत क्लैन में स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि जितने भी राजपूत क्लैंस थे ना वो क्या करते थे, वो ढोल नगाड़े बजाते हुए गांव गांव जाते थे, और गांव गांव से लड़ने के लिए आदमी आ जाते थे, क्योंकि सभी का ही पेशा लड़ना था, सभी लड़ना जानते थे और सभी का पेशा लड़ना था। एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी, धीरे धीरे जब राजपूत मजबूत हुए तो उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज भी रखी, लेकिन जब ट्राइबल फेज में थे वो, राइट,
तब वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। तो जो शुरुआती जो छोटे छोटे एम्पायर्स थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। तो एक बड़ा कामयाब एम्पायर कौन सा है जिसके पास एक बड़ी सशक्त स्टैंडिंग आर्मी है? स्टैंडिंग आर्मी मतलब उसके कमांड में है, वो खुद के कमांड में, चोल एम्पायर के ड्रेसेस में है वो, ठीक है, उनके कलर्स पहनते हैं। सो एक रेगुलर रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, समझ रहे हैं, यानी तनख्वाह मिलती है उन्हें, पेंशन मिलती है उन्हें। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखने का मतलब आपकी बहुत कमाई है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री एंड नेवी, जिनको जो है वो सेना की भुजाएं कहा जाता था। हाथी, कैवलरी यानी कि घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक। सो इन्फेंट्री के पास भाले तलवारें हुआ करती थी। हाथी जो साउथ इंडिया में अबंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है। घोड़े जो हैं वो अरब से लाए जाते होंगे, क्योंकि घोड़ा जो है वो नेटिव इंडिया का जानवर नहीं है, अरेबियन रीजन से या साउथ, मतलब आप मान सकते हैं कि जो सेंट्रल एशियाटिक रीजन है यहाँ से घोड़े को लाया गया है भारत में। नेचुरली भी माइग्रेट करता हुआ आया ये घोड़ा, लेकिन मुख्य तौर पर इंसान लेकर आए हैं घोड़े को भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना। द रॉयल ट्रूप्स वर कॉल्ड, अब देखिए रॉयल ट्रूप्स, रॉयल शासक मतलब जो सैनिक है उनको क्या कहा जाता था? काइकोला पेरुम पदल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट सवाल बनता है कि काइकोला पेरुम पदल क्या है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए चोल सैनिक को कहा जाता है काइकोला पेरुम पदल। अब ये रॉयल ट्रूप का मतलब क्या है कि जो कि सेंटर में है, क्योंकि जितने भी प्रोविंसेस है ना, जितने भी मंडल्स है, उनको बोला जाता था कि तुम अपनी अपनी सेनाएं जो है वो बना कर रखो। जितनी भी ट्राइब्स हैं, जितनी भी फ्यूडेटरी ट्राइब्स हैं, उन सबको बोला जाता था कि तुम अपने अपने सैनिक हमें दोगे। लेकिन जो चोल एम्पायर के खुद के सैनिक थे, उनकी तनख्वाह पर, उनको कहा जाता था काइकोला पेरुम पंडल, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी रैंक जो है वो हायर होती थी। और जो पर्सनल ट्रूप हैं शासकों के, ठीक है, जो चोल किंग के आसपास, उसके भवन के आसपास जो उसकी सिक्योरिटी में थे, ठीक है, डिफेंड द किंग नोन एज वेलाइकनार, वेलाइकरार फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो जो वेलाइकरार है ना, इनके बारे में कुछ एक ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं कि एक चोल शासक के मरने के बाद कई वेलाइकरार जो है वो अपने आप को भी जिंदा चिता में जला लेते थे। क्यों? इतना मतलब लॉयल्टी का लेवल था उनका कि उनका जीवन जो है वो अपने मास्टर के, अपने शासक की सुरक्षा है। जैसे ही वो मरा तो वो खुद को भी जो है वो आत्मदाह कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की लॉयल्टी जो है वो विलाय करार की हमें इंस्क्रिप्शंस में मतलब पढ़ने को मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चोलाज पेड स्पेशल अटेंशन टू देयर नेवी। अब देखिए इतना बड़ा एम्पायर है, खास तौर पे सारा का सारा या ज्यादातर ट्रेड कोस्टल रीजन से हो रहा है। तो वो जो जितने भी ट्रेड हो रहा है, उस सारे ट्रेड गिल्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग नेवी होना जरूरी है। तो चोला एम्पायर की नेवी वाज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट अमंग द साउथ, मतलब साउथ जो इंडियन नेशंस रहे हैं, उनकी नेवीज में से सबसे स्ट्रांग नेवी जो है वो चोलों की रही है, या वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट रही है। क्योंकि पांड्यों की और पल्लवों की नेवी भी थी, लेकिन चोलों का एम्पायर सबसे बड़ा हो गया तो हम कह देते हैं कि उनकी नेवी सबसे स्ट्रांग थी, है ना। द नेवल अचीवमेंट्स ऑफ तमिल रीच्ड द क्लाइमैक्स अंडर द चोलास, राइट। नेवल अचीवमेंट्स चोलों के तरफ जो है वो क्लाइमैक्स रहा, क्योंकि चोलों के बाद फिर होयसला, केकतिया, पल्लव, पांड्या, इन सब में जो है वो ये एम्पायर टूट गया, ठीक है। चालुक्य भी जो है वो दो बड़े टुकड़ों में टूट गए, और फिर वो सब आपस में लड़ते रहे, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। फिर उसके बाद जो है फिर मतलब दिल्ली के सुल्तान आ गए और फिर उन सब ने उनको लूट लिया, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी। तो चोलों के बाद जो है वो कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं बन सका साउथ इंडिया में जिसके पास चोलों के मुकाबले या उससे स्ट्रांग नेवी रही हो। सो नेवल पावर जो है वो भारतीय अगर शासकों की देखा जाए तो नेवल पावर चोलों की was the maximum among the southern Indian nations of Indian subcontinent, right? They controlled the Malabar and Coromandel coast and the Bay of Bengal became Chola Lake. अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है आपका मालाबार और कोरोमंडल, ठीक है। मालाबार और कोरोमंडल तो है ही कंट्रोल में चोलों के, लेकिन एक समय ऐसा था कि द बे ऑफ बंगाल, पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल जो है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये पूरे का पूरा बे ऑफ बंगाल चोलों के इन्फ्लुएंस में था। और इसको चोल लेक जो है वो कहा गया है। मतलब चोल लेक कहा गया, कहने का मतलब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल इनके कंट्रोल में। क्यों?
क्योंकि ये सरकार वाला रीजन और नॉर्दर्न सरकार उड़ीसा बंगाल तक इन्फ्लुएंस चोलों का है, ठीक है। इधर म्यांमार में और नीचे जो साउथ ईस्टर्न जो देश है यहाँ पर इन्फ्लुएंस चोलों का है। तो इधर जो भी ट्रेड हो रहा है वहाँ पर चोल की नेवी जो है वो कंट्रोल कर रही है उस ट्रेड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, चोला लेक जो है वो क्या किसे कहा गया है, बे ऑफ बंगाल को, नॉट द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बिकॉज अरेबियंस वर इक्वली पावरफुल, ठीक है। और उस साइड एक्सटेंड किया भी नहीं उन्होंने, अरेबियन से झगड़ने का मौका लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से सोना आ रहा है, ठीक है। तो और अरेबियंस पावरफुल है, घोड़े वगैरह आ रहे हैं वहां से, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, स्लेव्स आ रहे हैं वहां से दुनिया भर के, ठीक है। अब बात करते हैं उन विलेज असेंबलीज की, है ना। कि मैंने बोला ना कि क्योंकि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एम्पायर वाज ऑटोनमस इन नेचर। The Cholas are known for their local self-government at village level. So local self-government आप कहेंगे autonomous village assemblies को local self-government कहा गया, क्योंकि local self-government कई तरह की हमें म्यूनसिपैलिटीज देखने को मिलती हैं, पंचायत वगैरह देखने को मिल जाती है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कह सकते हैं हम उन्हें। द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स, या जिसे कुटुंब कहा जाता है, एंड ईच वॉज टू बी नॉमिनेट इट्स मेंबर टू द विलेज काउंसिल, ठीक है। सो 30, और ये 30 की जगह जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, विलेज की जनसंख्या के या विलेज के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन एक एवरेज चोल विलेज में 30 वार्ड में बांट दिया जाता है उसको। यानी कि मान लीजिए ये विलेज है तो इस विलेज को 30 वार्ड्स में इस तरह बांट दिया जाएगा, और हर एक वार्ड से, ठीक है। और जो भी वार्ड है वो क्या है, विलेजेस पहले, आज भी अगर आप गांव में कहीं जाएंगे तो जो 4-5 घर एक साथ होंगे वो रिश्तेदार होंगे, है ना, ताऊ चाचा के होंगे वो, ठीक है। सो अगर आज ऐसा है तो तब तो और ज्यादा वो होता होगा। सो दैट मीन्स हर एक वार्ड जो है वो क्या है, माना जा सकता है कि वो किनशिप ही होगी, ठीक है, समहाउ वो किनशिप ही होगी। तो दैट मीन्स एक विलेज में जितने भी वार्ड्स बांट दिए वो सारी किनशिप्स हैं। उन सभी किनशिप्स यानी रिश्तेदारियों में से एक एक मेंबर जो है वो विलेज काउंसिल में आएगा। दैट मीन्स इट वाज अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इलेक्टेड है। इलेक्ट कैसे किया गया है, सहमति से इलेक्ट किया गया है, ठीक है। मान लीजिए एक परिवार है, एक वार्ड है कोई, मान लीजिए एक विलेज का कोई एक वार्ड है, इसमें ये 6 परिवार हैं, ये 6 परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने अपना कोई एक सबसे सियाना व्यक्ति जो है वो चूज कर लिया कि जाओ तुम जो है वो विलेज काउंसिल में हमारी तरफ से मेंबर बनो, ठीक है। There were various conditions of qualification and disqualifications to become a ward member. सबसे पहला तो भूमि होनी चाहिए आपके पास, लैंडेड होने चाहिए आप, यानी कि अगर आपके पास लैंड नहीं है, मतलब सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप ऊंचे कुल यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल से नहीं है, ठीक है, वर्ण मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण से नहीं है, तो आप जो है वो विलेज काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप शूद्र हैं तो भूल जाइए, शूद्रों की तो जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो बच गए ऊपर के 3 वर्ण, ऊपर के 3 वर्णों में से भी प्रायोरिटी ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को सेकंड लेवल पर, वैश्यों को थर्ड पे। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि पहले तो भूमि होनी चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए, प्रोमिनेंस होनी चाहिए, और जो है वो आपका वर्ण जो है वो ऊंची कोटि का वर्ण होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ण व्यवस्था। तो इस हिसाब से जो है वो वार्ड मेंबर की क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन जज की जाती थी। तो आपको समझ आया, एक विलेज में कई वार्ड, हर एक वार्ड से मेंबर चूज करना है, और वो मेंबर जो है वो उसके पास भूमि भी होनी चाहिए और ऊंचे कुल का भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग्स द नॉमिनेटेड मेंबर्स वन वाज टू बी चूजन फॉर ईच वार्ड बाय कुदावोलाई सिस्टम या पॉट टिकट फॉर अ ईयर, ठीक है। देखिएगा, अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स वन वाज टू बी चूजन फॉर ईच वार्ड बाय, अब देखिए जितने भी वार्ड है ना उसमें से एक व्यक्ति चूज किया जाएगा, और वो कैसे, वो एक पॉट लिया जाएगा, उसमें टिकट्स डाल दी जाएंगी, यानी एक पर्ची पर या एक ताम्र पत्थर पर या एक केले के पत्ते पर जो है वो नाम लिख के डाल दिया जाएगा। और फिर कोई बच्चा, लड़का या लड़की जो है वो मतलब हाई बर्थ का, या मान सकते हैं कि किसी कुछ कुंडली के हिसाब से जो बहुत शुभ हो बच्चा, ठीक है, उससे जो है वो निकलवा लिया जाएगा नाम, और जिसका नाम आ गया वो वार्ड मेंबर सिलेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरह का इलेक्शन, लेकिन ये कहने की बात है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो, प्रैग्मेटिकली अगर सोचा जाए तो ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता होगा, बट सेरिमोनियली हो सकता है कि ज़रूर इस सेरेमनी को किया जाता हो, ठीक है। द नेम्स ऑफ एलिजिबल पर्सन वर रिटन ऑन पाम लीव्स
and put into a pot. A young boy or girl would take out 30 names each for one ward. ठीक है, तो इस तरह जो है वो नाम चूज किए गए। मतलब हर एक वार्ड में से, मान लीजिए हर एक वार्ड में से 5-5, 6-6 जो है वो नॉमिनेशन हैं, और 5-5, 6-6 की क्वालिफिकेशन क्या है, हाई बर्थ के भी हैं, जमीन भी हैं, इंटेलिजेंट भी है, सब है, इन्फ्लुएंस वाले हैं। अब उन 5-6 में से कौन आएगा, तो वो बच्चे जो है वो पर्ची उठाएंगे, ठीक है, जिसका नाम आ गया वो बन गया वार्ड मेंबर काउंसिल का। सो दे वर डिवाइडेड इनटू, अब काउंसिल बन गई, 30 वार्ड में से 30 मेंबर आ गए, मान लीजिए 30 वार्ड में से 30 मेंबर आ गए। अब इन 30 मेंबर्स को जो है वो 6 वरियाम्स में यानी कमिटीज में बांट दिया जाएगा, ठीक है, यानी 5-5 मेंबर्स की 6 जो है वो वरियाम्स या कमेटी बांट दी, जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं। कोई इरिगेशन संभाल रहा है, कोई नाइट वॉच का काम कर रहा है, क्योंकि डकैतियां बहुत होती होंगी तो नाइट वॉच भी होते होंगे, ठीक है, जंगल बहुत है तो टाइगर्स बहुत होते होंगे तो शिकारी और कैटल के प्रोटेक्शन का काम, ठीक है, कुछ जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करते होंगे हायर अथॉरिटीज से, कुछ टैक्स कलेक्शन का काम करते होंगे। तो इस तरह की 6 जो है वो कमिटीज बांट दी, जिन कमिटीज का नाम है, तो ये वरियाम्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जैसे कि संवत, सरवरियाम, एरीवरियाम, थोटावरियाम, पंचवरियाम, पोनवरियाम एंड पुरवु पुरवुवरिवरियाम, ठीक है। तो ये सब जो वरियाम्स हैं इनके इसी तरह के काम है जो मैंने आपको बताया है ना, कोई इरिगेशन संभालता है, या मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर एस्पेक्ट संभाल रहा है, कोई टैक्स कलेक्शन का, कोई सिक्योरिटी का, तो इस तरह की जो है वो 6 कमिटीज बट गई। द कमिटी मेंबर्स वर कॉल्ड वेरिया पेरू मक्कल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट सवाल। ये जो कमिटी मेंबर हैं इनको क्या कहते हैं, वेरिया पेरू मक्कल, who usually met in the temple or under tree and passed resolutions. So political activities का सेंटर गांव के मंडेरे, गांव के पुराने पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ या मंदिर वगैरह, राइट। तो वहां पर ये कमिटीज बैठती हैं और फैसले लेती हैं कि इस बार जो है वो बारिश कम हुई तो इस नदी से ये कनाल, ये इतनी सी जो है वो छोटी सी एक नहर बना लेते हैं और पानी ले आएंगे, या इस जंगल में जो है वो इस बाघ ने इतना जो है वो आदमखोर हो रखा है, उसको मारने के लिए किसी क्षत्रिय को बुलाते हैं, किसी धनुर्धर को बुलाते हैं कि वो उस बाघ से हमें छुटकारा दिलाए। तो इस तरह के रेजोल्यूशंस, यही यही सब समस्या रहती होंगी उनकी, ठीक है, कि पास के गाँव में, पास के जंगल में जो है वो डकैत आ बसे हैं, यहाँ से हमारी गाँव की इतनी लड़कियों को उठाकर ले गए, इतने जानवरों को ले गए, ये लूटमार बची है, तो ऊपर अथॉरिटी से बोलते हैं कि सैनिकों को भेजा जाए, हमें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यही सब समस्या थी उस समय की। द नंबर ऑफ कमिटीज एंड वार्ड मेंबर्स वेरिड फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना, 30 तो एक स्टैंडर्ड लिया गया है, लेकिन ज़्यादा कम विलेज टू विलेज संख्या के हिसाब से होता रहता है, मतलब बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही है ना, नॉमिनेशन आती हैं, फिर कोई एक बच्चा चूज करता है, कमिटीज बनती हैं, 6 वरियाम्स बनते हैं, और हर एक वरियाम के मेंबर को क्या कहा जाता है, वरिया पेरूमकल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, अब चोल एम्पायर की सोसाइटी और चोल इकोनॉमी की बात करते हैं। चोल इकोनॉमी की बात तो हम बहुत बहुत कर चुके हैं। सो चोल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पहले कास्ट सिस्टम वाज वाइडली प्रेजेंट, कास्ट सिस्टम बहुत स्टिफ था, नॉट जस्ट वाइडली प्रेजेंट बट वाज वेरी स्टिफ, ठीक है, ड्यूरिंग द चोला पीरियड, एंड ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज एंजॉयड स्पेशल प्रिविलेजेस। ऑब्वियसली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में भी ब्राह्मण जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए ब्राह्मण्स को पहली बात तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमाई उनकी, क्योंकि उनको जो है वो हायर अथॉरिटीज जमीनें भी दे रही है, मंदिर भी चलाने को दे रही है, टैक्स भी नहीं देना आपको, ट्रेड भी आप खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो किराए, मतलब लोन पर पैसे भी दे सकते हैं। सो दैट मीन्स ब्राह्मणों को प्रिविलेजेस है। क्षत्रियों को क्या है, क्षत्रियों को जो है वो मतलब जमीन दे दी है कि आप इस जमीन से जो है वो खुद भी कमाई करो और इतना टैक्स भी दो, ठीक है, आपको जो है वो समाज में इज्जत भी है। वैश्य जो है वो केवल ये ट्रेड कर सकते हैं और शूद्रों से केवल मजदूरी कराई जाती, ठीक है। और यहां पर हमें सोसाइटी में 2 जो है वो, और मतलब आपको जो है वो क्या बोलते हैं, सेक्शंस देखने को मिलेंगे, देखिएगा। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द लेटर पीरियड ऑफ चोला रूल मेंशन 2 मेजर डिविजन्स अमंग द कास्ट, वलांगी द राइट हैंडेड कास्ट और इदांगी द लेफ्ट हैंडेड कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कास्ट आ गई यहां पर। जो राइट हैंडेड कास्ट यानी जो वलांगी है वो है एग्रीकल्चरिस्ट, इस तरह के काम जो करते हैं ना, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं,
ठीक है, जो मंदिर वगैरह वो सब, जो मतलब कहने का मतलब जो इस तरह के काम करते हैं जमींदारी वगैरह का, ये है वलांगी। ठीक है, जमीन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करने वाले। ठीक है, इनको इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनकी प्रोमिनेंस भी ज्यादा है। और दूसरा है लेफ्ट हैंडेड, उनको कहते हैं ईदांगी। ठीक है, अब ये देखिए, लेफ्ट को ऑब्वियसली भारतीय सोसाइटी में लेफ्ट को जो है वो इंफीरियर समझा जाता है और राइट को सुपीरियर समझा जाता है। और ये आज भी बना हुआ है, ये मतलब कहीं लेफ्ट और राइट, मतलब राइट जो है वो सही, क्योंकि देखिए राइट जो है वो सही है, लेफ्ट इज रॉन्ग। ठीक है, ये परसेप्शन आज का नहीं है, पुराना का है। सो लेफ्ट हैंडेड यानी ईदांगी, ये जितने भी हाथ से काम करने वाले है ना, जितने भी लोहार, मतलब जो लोहे का काम करते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, इस तरह के जितनी भी कास्ट हैं, ये सारी क्या हैं, ईदांगीज हैं। इनकी संख्या रिलेटिवली कम है और इनका स्टेटस भी सोसाइटी में कम है, चोल सोसाइटी। ठीक है, तो वलांगी और ईदांगी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ईदांगी कौन है? जो दस्तकार हैं, हाथ से काम करने वाले। ठीक है, और वेलांगी कौन है? जो एग्रीकल्चरिस्ट है। आप कहेंगे एग्रीकल्चर भी तो हाथ से हो रहा है, लेकिन आप इस तरह भी रख सकते हैं, वेलांगी वो है जो लैंडेड है, जिनके पास जमीन है। ठीक है, और ईदांगी कौन है? जिनके पास लैंड नहीं है, जो दस्तकारी करने के लिए मजबूर है। ठीक है, वुमेन की बात करें तो वुमेन की पोजीशन तो मैंने आपको बताया ही, लेटर वैदिक पीरियड से गिरनी शुरू हुई थी और राजा राम मोहन रॉय ने ठीक करनी शुरू करी है। तो 1000 बीसी से 1828 एडी या सीई तक इतिहास में महिलाओं की स्थिति केवल और केवल बद से बदतर ही होती गई है। उसके बाद भारत में महिलाओं की स्थिति सुधरनी शुरू हुई 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं की स्थिति बुरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी कर देना, इसका मतलब सती प्रथा का प्रेवलेंट होना, और खास तौर पे जो हायर रॉयल फैमिलीज हैं, जो क्षत्रिय वर्ग है, वहां पर सती प्रथा जो है वो बढ़ चढ़कर। उसके अलावा लड़कियों को दासियों की तरह इस्तेमाल करना, लड़कियों को आप मान सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट स्लेव्स की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके अलावा डांसर्स की तरह इस्तेमाल करना, यूज करना, लड़कियों को गिफ्ट्स में देना। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव चीजें हैं, बट ये प्रैक्टिस में थी उस समय। The practice of sati was prevalent among the royal families. The Devadasi system or dancing girls attached to temples emerged during this period. तो ये जो देवदासीज हैं, they were trained from very very tender age. उनको ट्रेन किया जाता था कि तुम्हें पूरा जीवन जो है वो मंदिर या इस तरह जो है वो नाचने गाने में, मंदिर तो केवल एक बहाना था, मंदिरों में जो है वो नाच गाना होता था बिल्कुल डेफिनेटली, और काफ़ी भव्य तरीके से होता था, लेकिन उसके अलावा शेडी तरीके से भी, और आप समझ रहे हैं मतलब बहुत गलत सेंस में भी जो है वो नाच गाने होते थे। ठीक है, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो महिलाओं को प्लेजर का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि आज भी किया जा रहा है। आज उस चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है। अगर महिलाओं को प्लेजर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाना ना, आज ग्लैमराइज किया जा रहा है। इन सब आर्टिस्ट, इन सब फेक आर्टिस्ट हैं ये, जो भी मतलब एक्ट्रेसेस जो भी आजकल प्रेवलेंट हैं, ये सब। ठीक है, जो भी फालतू के जो म्यूजिक इंडस्ट्री चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है, ये सब ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं फीमेल को। सोसाइटी दिमाग में क्या गंद भर रहे हो आप लोग ये। ठीक है, कला अपनी जगह है। ठीक है, अगर आप बहुत गौर से कथक को देखेंगे तो बहुत शानदार कला है वो। ठीक है, लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है, तो आप मतलब सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति बिगाड़ कर रख रहे हैं। तो सोसाइटी का आधा हिस्सा जो है वो दबा हुआ है, इसका मतलब बाकी आधा भी उठ नहीं सकता। समझ रहे हैं? महिलाओं को दबाकर क्यों रखा जा रहा है? ताकि बाकी आधा भी उठ ना सके। महिलाएं अगर दब जाती है तो पूरी सोसाइटी दब जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा धर्म की बात करें तो मैंने बोला कि रिलीजियस टॉलरेंस वाज द नेम ऑफ द गेम, बिकॉज ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, वो सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं। दैट मीन्स अपने देश में बुद्धिस्ट लोगों को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, तभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड होगा खुशी खुशी, तभी चाइना के साथ ट्रेड होगा खुशी खुशी, और वहीं से ही मोटा सामान आ रहा है जो कि अरेबियंस को भेजा जा रहा है, और अरेबियंस और अफ्रीकन से सोना आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज,
अपने देश के जो जैन हैं उनको खुश रखना जरूरी है, क्योंकि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ट्रेडर्स एक्चुअली वर जैन। ठीक है, तो जैन लोगों को खुश रखना जरूरी है, इसलिए जैनिज्म बुद्धिज्म को जो है वो फ्लरिश किया। लेकिन शैविज्म और वैष्णविज्म में भी कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, क्योंकि अगर आप पांड्यों को देखेंगे तो वो वैष्णवाइट हैं और चोलों को देखेंगे तो मुख्यतः प्रोमिनेंटली शैवाइट्स हैं। उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन अगर आपको पांड्य नोबिलिटी को अपने साइड रखना है, अगर आपको पल्लव नोबिलिटी को अपने साइड रखना है, तो वहां पर जो वैष्णवाइट्स हैं, या जो अगर जो ट्राइब्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना है, तो वो जो वैष्णवाइट ट्राइब्स हैं, या फॉर दैट मैटर शैवाइट ट्राइब्स भी हैं, आपको सबके लिए टॉलरेंट होना पड़ेगा। तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो भारतीय शासकों की बहुत पुरानी नीति रही है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन नीति रही है। सबका स्वागत किया है, अरबियों का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, चोल एम्पायर मुसलमानों को जो है वो नमाज पढ़ने दे रहे हैं अपने पोर्ट सिटीज में, मतलब छोटी छोटी जगह दे रहे हैं कि आप अपनी टेम्पररी मॉस्क जो है वो एस्टेब्लिश करो और करो, क्योंकि अरेबियन से अफ्रीकन से सबसे जो है वो ट्रेड हो रहा है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को पैटर्नाइज कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के मतलब जितने भी क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के शासक हैं, वो चोल एम्पायर में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, जो नागापट्टनम की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसको पैटर्नाइज करा। ठीक है, so not for just Shaivism and Vaishnavism continued to flourish during Chola period, but also Jainism and Buddhism. इस्लाम भी, इस्लाम इतनी बड़ी संख्या में नहीं था, केवल ट्रेडर्स थे, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था कि इस्लाम मुसलमान हो तुम्हें मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। खुशी से जी रहे थे, रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी थी। शासक आपस में लड़ रहे थे, लेकिन धार्मिक तौर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं थी उस समय। ठीक है, आगे देखिए। The temples remained center of economic activity during the period. मैंने आपको बताया ही, टेम्पल्स बनाए ही इसीलिए जाते थे because they represented the economic prominence. अगर एक शासक ने दूसरे शासक का राज्य जो है वो ध्वस्त किया है, तो उसके पूरे शहर को कुचल देना, उसके सभी एबल बॉडीड आदमियों को स्लेव बना लेना, बूढ़ों को मार देना, बच्चों को मार देना, औरतों को अपना जो है वो स्लेव बना लेना, उनको रेप करना, और फिर उसके बाद पूरा शहर तबाह करना। ठीक है, मंदिरों को तोड़ना और फिर उसकी जगह अपना मंदिर बनाना। समझ रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च करें, और ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर केस में हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें यही देखने को मिला है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भले ही शासक अपनी तरफ से कितनी मर्जी गाइडलाइंस दे कि आपको वायलेंस नहीं करना है, लेकिन अगर 20-30 हजार आदमी अगर आपके लिए लड़े हैं और अगर मौत का सामना करके उन्होंने जीत प्राप्त करी है, तो फिर वो उसके बाद नहीं सुनेंगे आपकी। उसके बाद वो मौत का सामना करेंगे। समझ रहे हैं, मान लीजिए युद्ध स्थली का इमेजिन करके देखिए, 15-20-30 हजार आदमी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं, ऊपर देखेंगे तो ग्रिज उड़ रहे हैं। ठीक है, खून की स्मेल है हर जगह, कटे हुए शरीर पड़े हुए हैं। तो ऐसा नज़ारा देख के, और अगर आप फिर जीत गए, आप जिंदा बच गए ऐसे में, ठीक है, कुछ नहीं पता चलता युद्ध में। समझ रहे हैं, 10-15 हजार लोग फिल्मों में जो हम दिखाते हैं ना, में कि एक हीरो जो है वो लड़ता हुआ घुस रहा है, कुछ नहीं पता चलता है कहाँ से तलवार आई, कहाँ से थप्पड़ आया, कहाँ से चप्पल लग रही है, कुछ नहीं पता चलता युद्ध में। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जिंदा बच गए, तो उसके बाद आप जो है वो, मतलब समझ रहे हैं, आप अपनी मतलब क्रूरता दिखाएंगे कि मैं अब कुचल दूंगा सामने वाली शक्ति को। तो वो हुआ है, और दिस इज नॉट ओनली कंस्ट्रेंट टू बाहरी शक्तियां या मंगोल्स ने ऐसा किया। मंगोल्स तो फिर एक्सट्रीम तक ले गए, है ना, वो फिर मंगोल्स पूरा का पूरा गांव के सर कलम करा के ढेर लगा दे रहे हैं उनका। वो मंगोल्स फिर एक्सट्रीम तक ले गए, तुर्की एक्सट्रीम पे ले गए उसे। लेकिन कुछ कुछ हद तक जो है वो भारत में भी फॉलो किया गया, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है। इसको आप रीजन, ये जो युद्ध का ये जो रूप है ना, इसको आप किसी रीजन किसी धर्म के हिसाब से मत देखिए। युद्ध के जो ये कंसिक्वेंसेस हैं, या युद्ध का जो ये रूप है, ये इंसानियत में हर जगह कॉमन है। चाइना में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, भारत में भी, सेंट्रल मतलब मिडल ईस्ट में भी, सेंट्रल एशिया में भी, उसके अलावा यूरोप में भी, हर जगह। लेकिन इंटेंसिटीज जो है वो बढ़ती घटती रहती है सोसाइटी की बर्बरता के हिसाब से, कितनी बर्बर है सोसाइटी। और सोसाइटी बर्बर होगी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर, जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी कम बर्बर होगी, है ना। खैर, सो कहां से कहां पहुंच गई युद्ध तक। लेकिन पॉइंट मेरा यह है कि मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हों, आप प्रोपेगेंडा में ना फंसे, आप सोच समझ के फैसला लें। ठीक है, बहुत जरूरी।
यही चीज जो है वो कमीशन आप में ढूंढ रहा है कि आप सोच समझ के फैसले लेते हैं या दुनिया ने जो सिखाया है वो मतलब सीख चुके हैं, खुद से आपके खुद के ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट क्या आपने जनरेट किया या नहीं। तो मैं ये चाहता हूं, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से आप बिल्कुल डिफर करते हो और मैं स्वागत करता हूं कॉन्ट्राडिक्शन का, कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 100% मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे अग्री करें। डिसएग्रीमेंट है तो बहुत बेहतरीन बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट है भी तो मैं चाहता हूं कि सोचना शुरू कीजिए, क्यों है, सवाल पूछिए ना, गहराई तक जाइए। केवल मान मत लीजिए किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी ने आपको कोई बात बताई तो तुरंत उसको मान मत लीजिए, सोचिए उसके बारे में। ठीक है, सोचने वाला प्राणी बनिए। कमीशन यही चाहता है आपसे कि आप सोचने वाले प्राणी बने। ठीक है, और ऐसे ही व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए जो सोच समझ के, ठीक है, विवेक से जो है वो फैसले ले, ना कि तेज से। ठीक है, सो टेम्पल्स क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या क्या, जितनी भी नकाशी हस्तकला जितनी भी तरह की है, चाहे वो कपड़े पर हो रही हो, लकड़ी पर हो रही हो, चमड़े पर हो रही हो, पत्थरों पर हो रही हो, ठीक है, प्रेशियस स्टोन मेटल्स पर हो रही हो, हर तरह की हस्तकला जो है वो फ्लरिश हुई। और एग्रीकल्चर जो है वो बूम पकड़ा, क्योंकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इस तरह की नदियां जो है वो चोल के पास हैं। ठीक है, और इन नदियों के पास जो है वो ठीक ठाक बहाव है, तो इन नदियों का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो इरिगेशन सेक्टर है उसमें बहुत जो है वो इजाफा हुआ, काफ़ी नए जो है वो इन्वेंशन हुए, क्योंकि अरेबियंस के साथ ट्रेड बढ़ता रहा और अरेबियंस वहाँ पर पानी की कमी है तो उन्होंने इरिगेशन के नए नए तरीके ढूंढे हैं। तो अरबी लोग जो है वो भारतीय लोगों को इरिगेशन के नए नए तरीके सिखाते रहते हैं, और वहाँ से, और भारतीय लोग जो है बाहर से आइडिया लेकर उसको अपने इनोवेशन में जोड़कर जो है वो एक अपने हिसाब से नया इरिगेशन सिस्टम बना देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो कैनाल सिस्टम भी जो है वो बहुत कामयाब था, तो एग्रीकल्चर वॉज फ्लरिशिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट्स है ना वो रिलेटिवली स्टेबल थे, क्योंकि 1 से 3 साल तक के लिए जो है वो एक मतलब गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती थी। इसको आप पंचायत से कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट डे पंचायत के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये चोल एम्पायर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल बनता है एक। खैर, लेकिन वो हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन है। रिक्लेमेशन, या अगर आप तमिलनाडु का वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हो वहाँ पर बनता है सवाल ये। रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन टैंक्स लेड टू एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी क्यों, क्योंकि ये जो वरियम्स बने ना, इन वरियम्स ने क्या किया, जंगलों की सफाई करी। मान लीजिए एक वरियम जो है वो एग्रीकल्चर पर है, वो क्या कर रहा है, वो टैंक्स भी बना रहा है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा भी हो जाए, वो कनाल बनाने का काम भी कर रहा है, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम को दुरुस्त रख रहा है, वो जंगलों को मेंटेन भी कर रहा है और काट भी रहा है। ठीक है, सो ये जो वेरियम सिस्टम है ये काफी एफिशिएंट था। ठीक है, कैटल रियरिंग वाज सब्सिडरी ऑक्यूपेशन। देखिए कैटल रियरिंग जो कि बहुत नॉट सो, मतलब बहुत समय पहले, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो समय पहले तक जो है वो कैटल रियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, इकोनॉमी का स्रोत था। वो अब बहुत जो है वो सेकेंडरी हो गया है, सब्सिडरी हो गया है, कि जानवर जो है वो चराने हैं, क्योंकि अगर गाय से दूध चाहिए तो गायों को थोड़ा बहुत चराना तो पड़ेगा ही, केवल इतना। ये नहीं कि एज अ पेशा जो है वो गायों को चराया जा रहा है। वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जो है वो आपको इस तरह की ट्राइब्स नज़र आएंगी। ठीक है, द वीविंग इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली द सिल्क वीविंग एट कांची फ्लरिश्ड। तो देखिए ये है पेनिनजुला, सिल्क कहाँ से आ रहा है, चाइना से। तो कांची वॉज द वेरी फर्स्ट सिटी दैट हैज़ प्रॉक्सिमिटी विद बंगाल, क्योंकि बंगाल में आ रहा है सारा सिल्क, कच्चा सिल्क चाइना से। ठीक है, तो कांची से जो है वो हमें, कांची में सिल्क इंडस्ट्री जो है वो ज़बरदस्त तौर पे डेवलप होती हुई नज़र आती है। उसके अलावा अन्य कपड़े भी, क्योंकि अरेबिया से कारपेट है ना, पर्शिया से कारपेट इंडस्ट्री जो है वो आ रही है सारी के सारे। ठीक है, तो कारपेट्स भी डेवलप हो रहे हैं, उधर से सिल्क डेवलप हो रहा है, कॉटन आ रहा है। ठीक है, जो राष्ट्रकूट चालुक्य वाला रीजन है यहाँ से कॉटन आ रहा है बेहतरीन। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, वीविंग इंडस्ट्री जो है वो बूम पर है अपने। ठीक है, सो इकोनॉमी इन ऑल आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। ठीक है, owing to the great demand of images for temples and utensils, metal work also developed. नेक्स्ट चीज, लोहारों का काम जो है वो फुल स्विंग पे था।
नॉट जस्ट कि हथियार बनाने के लिए, बड़ा एम्पायर, ज्यादा बड़ी सेना तो हथियारों की बड़ी संख्या, नॉट जस्ट दैट, लेकिन बड़ा एम्पायर, प्रॉस्परस लोग, तो ज्यादा लोग जो है वो अपने घरों में लोकल लेवल पर मंदिर या घरों में अगर मूर्ति स्थापन करना चाहते हैं तो मूर्ति, खास तौर पे नटराज वगैरह की जो मूर्ति हैं वो बहुत फेमस हुई। ठीक है। देयर वॉज एक्सटेंसिव कॉमर्स एंड ट्रेड विद ट्रंक रोड्स एंड मर्चेंट गिल्ड्स। ट्रंक रोड्स का और मर्चेंट गिल्ड्स का मतलब जो पुराने बसे बसाए रूट हैं, यानी कि अगर ये पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, तो जो पुराने बसे बसाए रूट कौन से हैं? ठीक है, पुराने बसे बसाए रूट हैं अरेबिया के साथ ट्रेड, अफ्रीका के साथ ट्रेड, बंगाल के साथ ट्रेड और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड। और जमीनी मार्ग में जो है वो बंगाल के साथ ट्रेड, गुजरात के साथ ट्रेड और मालवा के साथ ट्रेड, ये जमीनी मार्ग के ट्रेड आ गए। तो ये पुराने बसे बसाए ट्रेड रूट हैं। ये ऐसा नहीं है कि चालुक्य चोलों ने ही डेवलप करे, पांड्यों ने भी इनको यूज किया, पल्लवों ने भी, और उससे मतलब संगम समय से ही ये पुराने बसे बसाए ट्रंक रोड है। इनको बहुत बड़े, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया, फिर खास तौर पे जो समुद्री मार्ग है उनको नेवी का यूज करके प्रोटेक्ट किया चोलों ने। ठीक है, जिससे जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। अगर ट्रेड कॉमर्स बढ़ा तो इकोनॉमी डेवलप हुई तो ऑब्वियसली करेंसी जो है वो स्ट्रांग हुई होगी। सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर इशूड इन प्लेंटी इन वेरियस डिनोमिनेशंस, राइट। और इकोनॉमी का चक्र चलाए रखना है तो सिक्के जो है वो चलाने पड़ेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं 9th सेंचुरी में, 9th 10th सेंचुरी में भारत की इकोनॉमी सिक्कों पर चल रही थी, और यूरोप की इकोनॉमी 15th 16th सेंचुरी में जाके जो है वो सिक्कों की प्रोमिनेंस वहां पर धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। 16th सेंचुरी, 17th मान के चलिए, 16th भी नहीं, 17th सेंचुरी में जाकर यूरोप में, जो समझ रहे हैं, लगभग 600 700 800 साल बाद जो है वो सिक्कों की डोमिनेंस यूरोप में आई। तो हम उनसे बहुत आगे चल रहे थे इकोनॉमी वाइज, हम बहुत रिच थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर गए और हम ना कर सके? तो जवाब है अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस। हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भारी सामान उठाने के लिए हमारे पास हाथी थे। ठीक है, उनके पास भारी सामान उठाने के लिए घोड़े थे। ठीक है, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनानी पड़ी। उनको फास्ट ट्रेवल करना था, इसलिए रेलवेज बनाए। हमें फास्ट ट्रेवल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्लो ट्रेवल से ही इतनी ज्यादा कमाई हो जा रही थी। प्रोस्पेरिटी का लेवल बहुत ज्यादा था। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का लेवल इतना ज्यादा था कि और ज्यादा कमाने की इच्छा ही नहीं थी। पहले सोने चांदी में खा रहे हैं, ठीक है, दूध घी से नहा रहे हैं, और क्या कमाओगे? और किस तरह की रिचनेस चाहते हो आप? तो बियॉन्ड रिचनेस, दे वर ऑलरेडी बियॉन्ड रिचनेस। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में किया गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज्यादा कल्चरल एडवांसमेंट किया गया, आर्किटेक्चर में एडवांसमेंट किया गया, भव्य मंदिर बनाए गए, ठीक है, बेहतरीन रॉक कट टेम्पल्स बनाए गए। उस जगह जो है वो एडवांसमेंट किया गया, वो भी टेक्नोलॉजिकल नहीं किया गया। ठीक है, प्रोसीजरल एडवांसमेंट हुआ ना, मतलब कि मूर्ति मूर्ति बनाने की कला में मशीनों का ना इस्तेमाल करके, लेकिन हस्तकला को डेवलप किया गया। समझ रहे हैं? सो इसीलिए गांधी जी कह रहे थे कि हस्तकला को डेवलप करो, बिकॉज दैट वाज नेचुरल फॉर इंडिया। वो भारत का कुदरती फॉर्म है, वो नेचुरल इकॉनमी है भारत की। भारत में अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जबरदस्ती लेकर आएंगे तो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के शिकंजे में आ जाएंगे, जो कि हो रहा है अब इवेंचुअली। ठीक है, भले ही कितना भी सोशलिज्म को बरकरार रखने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंट्रोल में आ रहा है सिस्टम धीरे धीरे। ठीक है, देखिएगा आगे। कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट बिटवीन चोला एम्पायर एंड चाइना, सुमात्रा, जावा एंड अरेबिया वर एक्सटेंसिवली प्रेवलेंट। किस किस के साथ ट्रेड? साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलाया, बर्मा, चाइना, और उधर अरेबिया, ईरान, फारस, अफगानिस्तान, ठीक है, उसके अलावा इजिप्ट और क्या नाम है, अबिसीनिया वगैरह, इन सब के साथ ट्रेड अफ्रीका में। अरेबियन हॉर्सेस वर इंपोर्टेड इन लार्ज नंबर्स टू स्ट्रेंथन द कैवलरी। ठीक है, घुड़सवार सैनिक या जो घोड़ों की सेना है उसको डेवलप करने के लिए अरेबियन घोड़े। अरेबियन घोड़ों की खासियत यह है कि उनके जो पीछे के जो हाइंड लिम्स है ना, वो, और उनका जो मतलब हाइंड लिम्स जहां पर उनकी बॉडी से अटैच्ड है, वो काफी चौड़ा होता है। दैट मीन्स वो बहुत लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। तो ज्यादा लंबी दूरी तक दौड़ने लायक जो घोड़े होते हैं वो अरेबियन नस्ल के होते हैं। ठीक है, वो घोड़े इंपोर्ट किए गए और बहुत महंगे
अब तो बहुत महंगे हो गए हैं। अब बात करते हैं आर्ट आर्किटेक्चर की। तो आर्ट आर्किटेक्चर में मैंने कल आपको कुछ इमेजेस दिखा दी थी, ठीक है। तो मैंने बोला ना, जो इंपॉर्टेंट शहर होगा वहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट मंदिर होगा। तो आर्ट आर्किटेक्चर किस स्टाइल का है? तो द्रविडियन, ना ही वर्षा ना ही नागर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स परफेक्शन अंडर द चोलास। सो द्रविडियन स्टाइल भी किस पर पहुंचा? परफेक्शन पे, ठीक है। यानी कि चोलों के बाद फिर आर्ट आर्किटेक्चर होयसला ने, कैकतियों ने, पांड्यों ने, पल्लवों ने किया है, बनाए हैं मंदिर। लेकिन जो द्रविडियन स्टाइल है वो चोलों के समय में जो है वो टॉप पे था। फिर उसके बाद ये होयसला, क्या कहते हैं, वगैरह जो हैं वो ये चालुक्यन स्टाइल में थोड़े बनाने लगे। और चालुक्यन स्टाइल थोड़ा सा आपका वर्षा से मिलता जुलता है, ठीक है। द चीफ फीचर ऑफ चोल टेम्पल इज विमान। सो चोल टेम्पल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मंदिर अंदर जो है वो मान लीजिए शिवलिंग है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर जो है वो गर्भगृह होगी और गर्भगृह के ऊपर होगा विमान, ठीक है। और फिर उसके सामने होगा एक मंडप, और मतलब वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, और फिर चार दीवारी होगी, उसके कई सारे गेट्स होंगे। तो इस तरह का कुछ जो है वो मंदिर होता है, ठीक है। सो विमान और मंडप और गर्भगृह, ये तीन जो है वो, यानी कि सैंक्टम, ये तीन जो है वो मुख्य पार्ट रहते थे मंदिर के, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है आपका बृहदेश्वरा टेम्पल, मैंने पिछले टॉपिक में आपको दिखाया, कहां पर? तंजौर में, बिल्ट बाय राजा राजा प्रथम। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। शासक, इंपॉर्टेंट कैपिटल, मंदिर जरूर होगा। इंपॉर्टेंट शासक, इंपॉर्टेंट कैपिटल, इंपॉर्टेंट टेम्पल, ठीक है। तो तंजावुर चोलों की मुख्य कैपिटल, शासक कौन? राजा राजा प्रथम, मंदिर कौन सा? बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। इज अ मास्टरपीस ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके अलावा शिव टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम, राजेंद्र प्रथम, गंगाई क्षेत्र को जीता उसने, राजधानी बनाई गंगाई कोंडा चोलापुरम, मंदिर बना दिया वहां पर चोलेश्वरा, ठीक है। शिव टेम्पल बनाया। सो शहर, शासक और मंदिर, और मंदिर का स्टाइल कौन सा? द्रविडियन, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल की क्वालिटी, विमान और मंडप। और मंडप कैसे? पिलर्ड हॉल्स, ठीक है। 1000 पिलर्ड हॉल भी है एक, मतलब बर्बाद हो चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, ऐरवथेश्वरा टेम्पल एट दारासुराम। दारासुराम इंपॉर्टेंट सिटी, इंपॉर्टेंट टेम्पल इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट। एंड कांपाहरेश्वरा टेम्पल इन तिरुभुवनम आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर चोला टेम्पल्स। ये आगे आके लेटर चोला टेम्पल्स, और ये दोनों हैं आपके जो प्रोमिनेंट टाइम रहा, राजा राजा और राजेंद्र वन, ये दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शासक रहे चोलों के। और इनके टाइम के दो इंपॉर्टेंट टेम्पल, बृहदेश्वरा जो है वो राजा राजा, और चोलेश्वरा या गंगाई कोंडा चोलेश्वरा टेम्पल जो है वो किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये लेटर चोला, लेटर चोला कौन? जो बाद में आया है ना, जो कुलुतंगा वगैरह, कुलुतंगा सेकंड वगैरह, राजेंद्र थर्ड वगैरह जो है, उनके टाइम के मंदिर हैं। In the art of sculpture, the walls of Chola temples at Tanjore and Gangaikonda Cholapuram temples contained numerous icons of large size and fine execution. So, राजा राजा, मैंने बोला ना, हमें चोलों के बारे में जानकारी कहाँ से है? तो राजा राजा और राजेंद्र ने जो मंदिर बनवाए, उन मंदिरों की दीवारों में उन्होंने अपनी छवियां भी उकरित करवाई, बहुत सारे देवी देवताओं की भी, और अपनी पूरी हिस्टोरिकल कहानी भी लिखी है कि कहाँ कहाँ पर युद्ध किया, किस किस को जीता, किस किस को हराया, वो सारी चीज़ें भी मेंशन करी उन्होंने। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो हमें इंप्रेशंस जो देखने को मिलते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं इन मंदिरों पे, इन शासकों की, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज, नटराज के ब्रॉन्ज स्टैच्यू, क्योंकि गोल्ड वाले तो ब्लैक मार्केट में घूम रहे हैं आज की डेट में, ब्रॉन्ज वाले जो हैं वो अलग अलग, मतलब न्यूयॉर्क के म्यूजियम में और इंडिया के कई म्यूजियम्स में भी हैं ये ब्रॉन्ज स्टैच्यूज नटराज के। नटराज क्या है? डांसिंग शिवा, ये मास्टरपीस माना जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इट इज अ मास्टरपीस। द चोला पेंटिंग्स वर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ नर्थामलाई एंड तंजोर टेम्पल्स, ठीक है। चोला पेंटिंग्स क्या है? राजा राजा की आपने पेंटिंग देखी होगी, एक लाल से रंग का, मतलब लाल से रंग की पेंटिंग है, शासक है, बहुत बहुत मतलब लगभग बर्बाद हो गई है, बहुत मुश्किल से प्रिजर्व करके रखा गया है उसे। तो इस तरह की वॉल म्यूरल्स नहीं कहेंगे आप इन्हें, क्योंकि म्यूरल्स या मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, एलोबरेटेड पेंटिंग्स हैं,
उनके मोटिव्स वगैरह आप देखेंगे, फ्लोरल पैटर्न डिज़ाइन भी हैं, देवी देवता जानवर वगैरह इस तरह के जो है वो थीम्स रहती थी। लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट में हमें ज़्यादा डिस्कस करना है, वहाँ पर हम फोकस देंगे। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे हम कि जो चोल पेंटिंग्स हैं या जो चोल आर्किटेक्चर है उसकी थीम्स, उसके मोटिव्स क्या क्या रहते थे। ठीक है, वहाँ पर कवर हो जाएगा, उधर कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, तमिल लिटरेचर की बात करते हैं। सो तमिल आर्किटेक्चर में राजा राजा के मंदिर, उसके अलावा राजेंद्र वाला मंदिर आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट शहर तंजौर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम का मंदिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तमिल लिटरेचर की। तो तमिल लिटरेचर में ऑथर्स जो है वो जैन धर्म से आएंगे, बुद्धिज्म से आएंगे और ब्राह्मण आएंगे। ठीक है, इन ये तीन तरह के जो है वो आपको ऑथर्स नजर आएंगे। तो जैन लिटरेचर देखिए यहाँ पर है शिवा का क्या बोलते हैं इसको, शिवा कसितामनी। ठीक है, या शिवा का सिंतामनी, यस, नॉट शिवा का सीतामनी बट शिवा का सिंतामनी है इसका नाम। ठीक है, तो शिवा का सिंतामनी वॉज रिटन बाय थिरुतका देवर, एक जैन है, इसमें जो है वो बहुत मतलब फिक्शनल कहानियां हैं। उसके अलावा कुंडल केसी, ये एक बुद्धिस्ट एक मतलब ऑथर हैं, क्या नाम है उनका, नथ कुथनार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको जैन और बुद्धिज्म का एग्जांपल दिया, जैन ऑथर। तो यहां से हमें पता चलता है कि चोल जो शासक है उन्होंने पैटर्नाइज किया जैन एज वेल एज बुद्धिस्ट जो है वो स्कॉलर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैन स्कॉलर की रचना है क्या, शिवा सिंतामणि, और दूसरी जो है वो क्या है आपकी कुंडल केसी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जैन ये बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, उसके अलावा रामायण लिखी गई, रामायण लिखी कंबन ने, जिसको कंबन रामायण भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेरिया पुराणम और थिरुतोंदर पुराणम। पेरिया पुराणम, पेरिया मैंने बोला ना बड़ा है ना, ह्यूज को पेरिया बोलते हैं, और पुराण, सो बड़ी पुराण किसने लिखी है, शेखिजार या शेखिलार ने, शेखिलार या शेखिजार लिखा होता है कई जगहों पर। तो ये एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, पेरिया पुराणम। ठीक है, रामायण किसने लिखी, कंबम ने। ये डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, मैंने बोला ना फैक्ट्स दे रहा हूं आज मैं, आज ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला काम नहीं है हमारा, कॉन्सेप्ट मैंने पिछले टॉपिक में समझा दिया आपको। ठीक है, या इवेंचुअली कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं धीरे धीरे बताता भी रहता हूं, फैक्ट्स हैं ये। कंबन ने लिखी रामायण, ठीक है, पेरिया पुराण लिखी है शेखिलार ने। उसके अलावा नाला वेम्बा बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। ठीक है, पुगालिंडी ने लिखी है नाला वेम्बा, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर। उसके अलावा जयान कोंदार की कलिंगा कलिंगा तू पारनी, ठीक है, जो कि कोलुतुंगा प्रथम ने कलिंग पर जो विजय प्राप्त करी है, ठीक है, उसकी कहानी है इसमें। किसने लिखी है, जायन कोंडार। तो यहां पर एक और सवाल बन जाता है, जायन कोंडार किसकी कोर्ट में है, तो कोलुतुंगा प्रथम के कोर्ट में जो है वो एक आर्टिस्ट है, और उसने क्या लिखी यहां पर, कलिंगा तू पारनी। ठीक है, जिसमें किसकी कहानी है, कलिंग पर विजय की कहानी है, चोल शासक कोलुतुंगा की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका मूवारालू, रिटन बाय ओटाकुथार, लाइफ ऑफ 3 चोला किंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चोला किंग है, राजेंद्र राजा राजा, इनकी जीवन की कहानी जो है लिखी गई। दिस इज लेटर, ये लेटर जो है वो चोल किंग के समय जो है वो लिखे गए हैं ये लिटरेचर। सो मूवारालू लिखा है किसने, ओताकुठार ने। उसके अलावा वर्क्स ऑन तमिल ग्रामर, क्योंकि मैंने बोला ना एलिट्स की भाषा क्या थी, राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ को प्रमोट किया, सिमिलरली चोलों ने तमिल भाषा को प्रमोट किया। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों और चोलों से पहले गुप्तों के समय जो है वो एलिट्स की भाषा थी संस्कृत। तो ऐसा नहीं है कि इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लगभग इनके सभी नाम संस्कृत ही हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। तो शासक और इंपॉर्टेंट जितने भी स्कॉलर्स हैं वो संस्कृत जानते थे, लेकिन तमिल भाषा को प्रमोट किया चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ भाषा को प्रमोट किया, वेंगी के चालुक्यों ने तेलुगु भाषा को प्रमोट किया। ठीक है, चेरों से धीरे धीरे जो है वो मलयालम वहां पर भी डेवलप होती हुई नजर आई हमें। ठीक है, मलयालम के बारे में आगे कभी जिक्र करेंगे, लेकिन
फिलहाल जो है वो तमिल ग्रामर डेवलप हुई। तमिल ग्रामर वर कल्लडम और कलदनार, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। कलदनार ने कलदम लिखी है, और कलदम क्या है? तमिल ग्रामर का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, कई बार बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यापेरुंग गलम बाय अमीर थसागरर, एक जैन, इसके द्वारा जो है वो ये भी एक तमिल वर्क है। उसके अलावा ननूल बाय पवनधि, एक और जैन जो भी एक तमिल वर्क है। एंड वीरासोलियम बाय बुद्धा मित्रा, एक बुद्धिस्ट व्यक्ति है, और ये एक तमिल वर्क है। तो तमिल वर्क में चोल डायनेस्टी का तमिल वर्क जो है वो आपको ये एग्जांपल यहां पर, और खास तौर पे कलदनार की कलदम, जो कि ग्रामर पर पहली किताब है तमिल भाषा की। ठीक है, उसके अलावा आपको ये किताबें ध्यान रखनी है, कुल उतोंगा की, ये कलिंग वाली। ठीक है, उसके अलावा नाला वेम्बा, ये रामायणा लिखी है कंबन ने, और ये पेरिया पुराण लिखी है टेकियार ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैन लिटरेचर, सॉरी चोला लिटरेचर। ठीक है, ओके, आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हमारा फैक्ट 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 बेस्ड था, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिले होंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, सो आज हमारा फैक्ट बेस्ड था। आज हमने क्या पढ़ा? एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हम पहले पढ़ चुके हैं चोलों की। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर को और लिटरेचर को समझा, और कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखे इंपीरियल चोला के। ठीक है, तो यहां पर आके हमारा चोल एम्पायर आज खत्म होता है। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? फैक्ट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा रटने पड़ेंगे, और कहानी के साथ जोड़कर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, सवाल लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, एज वेल एज हमारी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को लगा सकेंगे। ठीक है, तो आज सेशन को ख़त्म करता हूँ यहाँ मैं। अगला सेशन लेकर आऊँगा, अब धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं इस्लाम का इन्वेजन भारत में। ठीक है, सो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।